बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी बोर्ड पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो भाई आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, है ना। कांग्रेचुलेशन कि आप सभी 11th क्लास पास करके 12th में आ चुके हैं। वो भी 11th क्लास आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास किए होंगे, मेरे को पूरा उम्मीद है, क्योंकि आप सभी इसी चैनल से जुड़े हुए थे और चैनल पे आपको पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया था। कुछ स्टूडेंट का कंपार्टमेंट आ गया या कुछ स्टूडेंट फेल हो गए। भाई देखो, निराश होने की जरूरत नहीं है। रीस्टार्ट, मैंने आपको पहले ही बताया भाई, रीस्टार्ट बहुत जरूरी है। आप लोगों की बात को ना सुनिए, आप दूसरे की बातों पे ध्यान ना दें। आप अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करें। कहां कमी रह गई उसको पहचाने और उसके ऊपर काम करें, ठीक है। तो देखिए, आज का जो वीडियो है, आपको पता है कि 12th क्लास का जो हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है, हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में रहेगा। सिलेबस के साथ साथ मैं आपको क्या बताने वाला हूं भाई, ऑल चैप्टर इंट्रोडक्शन। जितने भी 12th क्लास के हिस्ट्री में आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर को इंट्रोड्यूस भी करने वाला हूं कि किस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं। तो भैया वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, स्किप मत कर देना, क्योंकि आप भी चाहते हो 2025 बोर्ड में भाई 100 मार्क्स करना हिस्ट्री में। तो बस जुड़े रहो इस वीडियो में, और आगे जितनी भी वीडियो आएगी सभी वीडियो से जुड़ना है आपको, सभी वीडियो को देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, हर एक, मैं अगर योद्धा की बात कर लूं, किसी वॉरियर की बात कर लूं, तो वॉरियर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, उसका हथियार, और उस हथियार को किस तरीके से चलाता है ना, ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। लेकिन हम स्टूडेंट है और हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व क्या रखता है, हमारे लिए किताबें, हमारी जो बुक्स है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हो, ठीक है। आप लोग मेरे को सेनापति मान के चल रहे हो, है ना। और सेनापति का काम क्या है, सेनापति का काम है जितने भी वॉरियर्स है उनको हथियार के बारे में बताना, उस हथियार को कैसे चलाना है वो सब एक सेनापति बताता है। बाकी युद्ध में आप हथियार को कैसे यूज करोगे, कैसे अपने विपक्षी पक्ष को हराओगे, वो सब तो भाई सारा काम किसका है, एक वॉरियर का ही होता है, एक योद्धा का ही होता है। तो मैं आपका सेनापति, आप मेरे वॉरियर्स, मिलके लड़ेंगे, मिलके जीतेंगे। 100 आउट ऑफ 100 का जो हमारा टारगेट रहेगा उसको मिलके पूरा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी यह है कि जैसे कि एक वॉरियर को अपने हथियार के बारे में पता हो, उसी तरीके से एक स्टूडेंट को अपनी किताब के बारे में पता हो, है ना। तो इसीलिए सिलेबस की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे भाई कितनी किताबें हैं, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, है ना। उसके बाद तो भाई चैप्टर्स की वीडियो भी हम लाइन से आपको प्रोवाइड कराएंगे। डिजिटल बोर्ड सीरीज आप सभी को पता है कि भाई रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आपको प्रोवाइड कराया गया था। आप लोग अगर रोशन सा स्टडी पॉइंट से जुड़े हुए हैं, चलो उसके ऊपर हम बाद में बात कर लेंगे, एनिमेटेड वीडियो के बारे में कैसे यूज करना है, क्या आप इस साल भी उन वीडियोस को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक सेकेंड मैं सिलेबस ओपन कर देता हूं आपका, इसमें होगा हमारा, हाँ जी, तो ये हमारा सिलेबस ओपन हो चुका है, हाँ जी। देखिए, तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले मैं किताब की बात करूं तो टोटल भारतीय इतिहास के कुछ विषय, हमारे बुक का नाम क्या है, सबसे पहले आपको भाई अपनी किताब का नाम तो पता ही पता हो, क्योंकि किसी ने भी पूछ लिया भाई हिस्ट्री के बुक का नाम क्या है, आप नहीं बता पाए, वहीं पे आपकी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले जरूरी है कि भाई आपको अपने किताब का नाम जरूर से जरूर मालूम हो। और हमारी किताब का नाम क्या है भैया, इधर देखो क्या है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ठीक है। एक मिनट मेरे को पेंसिल लेना पड़ेगा भाई, अभी डिजिटल बोर्ड नया नया लिया है, अभी ज्यादा कुछ यूज करने के बारे में सीखा नहीं हूं, सीख रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे हमारे बुक का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। अब भारतीय इतिहास के कुछ विषय की बात करूं, बुक एक नहीं है भाई, बुक हमारे पास टोटल कितनी है, 3 बुक। भाई अब बच्चे सोच रहे हैं यार इतिहास में 3 बुक पढ़ना है। भाई देखो, 11th क्लास में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा था, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ज्यादा कंटेंट नहीं था, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री भी मजेदार था। लेकिन 12th क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, और 12th क्लास में होता है बोर्ड, तो इसीलिए किताबों की संख्या थोड़ी बढ़ाई गई है, ठीक है, ताकि आप लोग हिस्ट्री पे फोकस करो। जाहिर सी बात है कि बोर्ड एग्जाम का प्रेशर रहता है तो बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए उन्होंने 3 बुक डाल दिया। तो पहला बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, ठीक है, जिसमें हम प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको समझेंगे, प्राचीन भारत के पूरे इतिहास को समझाया गया है। उसके बाद दूसरा जो बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 2,
है ना। भाग 2 ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझाया गया है इसमें, क्योंकि आपको मैंने बताया भी था 11वीं क्लास से आप जुड़े हो तो आपको पता है कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये जो बुक है वो मध्यकाल के बारे में बताता है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का बड़ा ही सुंदर वर्णन आपको इस पुस्तक में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए अगले बुक की बात करें, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, ऊपर आपको महात्मा गांधी दिख रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भाई ये आधुनिक भारतीय इतिहास का वर्णन करता है ये जो पुस्तक है, ठीक है। तो ये तो 3 बुक हो गया भाई, 3 बुक का नाम याद कर लेना। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि भैया एनसीईआरटी बुक परचेज करें या फिर किसी और कंपनी की बुक परचेज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई आप सभी को एनसीईआरटी बुक को ही परचेज करना चाहिए, क्योंकि कई बार आप किसी दूसरी कंपनी के बुक को परचेज कर लेते हैं, उसमें कई चीजें गलत भी दी हुई होती है, ठीक है। उसमें आपको क्वेश्चन आंसर तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन चीजें गलत भी होती है। तो ये चीज भाई मत करना, आप कोशिश करो कि एनसीईआरटी बुक को ही परचेज करो जहां तक हो सके। बाद बाकी अगर आप दूसरे रेफर जो बुक होते हैं, रेफरेंस बुक होते हैं, या फिर इसी से रिलेटेड जैसे कैपिटल या फिर दूसरी और कंपनी की बुकें आती हैं, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो सारी बुकें भी एनसीईआरटी से ही तैयार की जाती है, एनसीईआरटी से जुड़े ही कंटेंट उसमें होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। तो ये तो भाई बुक के बारे में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब चलते हैं आगे, चलिए जी आ जाओ। अब चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। बच्चा 12th क्लास हिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है, ठीक है। यहां पे सारे चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, लाइन से तीनों बुक दिख रहे हैं। तीनों बुक में से देखो भाई, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है, तो पुरानी एनसीईआरटी में जो अगर मैं चैप्टर्स की संख्या की बात करूं भैया, तो चैप्टर टोटल कितने थे हमारे, चैप्टर्स टोटल थे हमारे 15 चैप्टर, ठीक है। टोटल चैप्टर्स कितने थे, 15, लेकिन अब रह गए हैं 12 चैप्टर, मात्र 12 चैप्टर आपको करने हैं। और वही 12 चैप्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी बुक है तो भाई टिक कर लेना कि कौन कौन से 12 चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं। अब देखो सबसे पहले भारतीय इतिहास के कुछ विषय में आपका पहला चैप्टर जो रहेगा वो है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। देखो भाई सिलेबस की वीडियो है, वीडियो भले ही लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाएगी भाई, तो बीच में स्किप करके जाओगे नुकसान का सौदा करके जाओगे, ठीक है। देखिए तो हम आ चुके हैं यहां पे। आप अगर पहला चैप्टर देखेंगे, पहला चैप्टर का नाम क्या बताया भाई मैंने, पहले चैप्टर का नाम आपको मैंने बताया भारतीय इतिहास के कुछ चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, ठीक है। अब देखो भाई इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के बारे में है भाई। कौन सा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। थोड़ा सा भाई अभी भी मैं सीख रहा हूं बोर्ड को यूज करना, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, पर कोई नहीं, मैं आपको सारी चीजें सही से समझाता हुआ चलूंगा। तो पहला चैप्टर है हमारा ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसमें हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, भारत के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का इतिहास है ये, है ना। और इसका जो समय काल रहेगा वो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व इस चैप्टर का समय काल रहेगा। यानी कि भारतीय इतिहास की शुरुआत 12th क्लास में तो हम यहीं से करने वाले। वैसे तो भारतीय इतिहास की शुरुआत पाषाण काल से होता है, आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे पाषाण काल से शुरू करेंगे, ठीक है। आदि मानव का इतिहास भी पढ़ाया जाता है, लेकिन 12th क्लास में जहां से हम सभ्य हुए, है ना, तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता से हम शुरू करेंगे। इस इतिहास को समझना बहुत ही मजेदार चैप्टर है। एनिमेटेड वीडियो आपको बहुत अच्छी इसी चैनल पे मिल जाएगी। इस साल हम डिजिटल बोर्ड के थ्रू भी आपको बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर को समझा देंगे। उसके बाद देखिए जो हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा वो है राजा, किसान और नगर, ठीक है। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में है। इसका समय काल क्या है भैया, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी, मतलब पूरे 1200 साल का इतिहास आपको इस चैप्टर में समझने को मिल जाएगा। और 1200 साल का जो इतिहास है भाई पूरे, मतलब ये 3 चैप्टर नंबर 2nd, 3rd और 4th, ये तीनों ही चैप्टर का समय काल सेम है, लेकिन टॉपिक्स अलग है। ये जो चैप्टर है दूसरा, राजा, किसान और नगर, ये इस समय काल का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का वर्णन करता है। यानी कि राजनीतिक इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक इतिहास में हम जानते हैं किसी भी राज्य का उद्भव के बारे में, उनके विस्तार के बारे में, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में। और आर्थिक इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी जगह के व्यापार के बारे में, वहां के मुद्रा प्रणाली के बारे में, है ना, ये सारी चीजें हम आर्थिक इतिहास में पढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको मौर्य साम्राज्य के इतिहास,
गुप्त साम्राज्य का इतिहास, कुषाण वंश का इतिहास आपको समझने को मिल जाएगा, और उनका प्रशासन व्यवस्था कैसा था उसको भी समझेंगे, और साथ ही साथ इस समय 600 ईसा पूर्व के आसपास व्यापार कहां कहां होता था, किस तरीके से व्यापार होता था, ये सारी चीजें भी भाई समझ जाओगे। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है हमारा, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ये हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा भाई। आरंभिक समाज का वर्णन करता है ये चैप्टर। किसके बारे में, तो आरंभिक समाज के बारे में। अब देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा आरंभिक समाज था वहां पे भेदभाव बहुत ज्यादा था, जाति के आधार पे, है ना, वर्ग के आधार पे। 4 वर्गों में समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यही इतिहास, इसी का जो इतिहास है, जाति व्यवस्था का इतिहास, वर्ण व्यवस्था का इतिहास, उसको आप समझेंगे तीसरे चैप्टर में, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग वाला जो हमारा चैप्टर है इसमें। वैसे तो ये चैप्टर जो है महाभारत के आधार पे चैप्टर की रचना की गई है, तो बीच बीच में महाभारत की स्टोरी भी आपको समझने को मिलने वाली है भाई इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर का भी समय काल क्या है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा तेज तो नहीं बोल रहा भाई, कोई भी डाउट हो कमेंट में बताओ भाई, ठीक है, कमेंट में बता देना, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो। आ जाओ जी अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4, विचारक, विश्वास और इमारतें। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, ये जो चैप्टर है भाई देखो, इसमें भी हम 600, इसका भी समय काल क्या है, यहां पे आप देखेंगे इसका भी समय काल दे रखा है 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी। लेकिन ये धार्मिक इतिहास का वर्णन करता है। धार्मिक इतिहास में आप क्या पढ़ते हैं, धार्मिक इतिहास में हम पढ़ते हैं किसी भी धर्म के बारे में, है ना, धर्म का विकास कैसे हुआ, धर्म का संस्थापक कौन था। तो ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से जैन धर्म, 2 धर्म की आप बात करेंगे इस चैप्टर में, 2 धर्म के बारे में समझने को मिल जाएगा, जैन और बौद्ध। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म का इतिहास का वर्णन करता है। साथ ही साथ हिंदू धर्म के भी, हिंदू धर्म का क्या इतिहास रहा है, हिंदू धर्म का उद्भव कैसे हुआ, उसके बारे में भी आपको समझने को मिल जाएगा। तो धार्मिक इतिहास का वर्णन ये चैप्टर करता है। तो अभी तक हमने बात किया भाई, अभी तक जो भी हमने समझा है वो किसके बारे में समझा, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, यानी कि जो हमारा फर्स्ट बुक था। ठीक है, फर्स्ट बुक हो गया हमारा, फर्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर है उसको हमने समझ लिया। अब देखिए जब आप फर्स्ट बुक को खत्म कर लेंगे, फर्स्ट बुक को खत्म करने के साथ हम सेकंड बुक में आएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे भाई सेकंड बुक में भी टोटल कितने चैप्टर दे रखे हैं भैया, सेकंड बुक में भी टोटल दे रखे हैं 4 चैप्टर। यहाँ देखिए आप, ये तो 2 चैप्टर हो गया और इधर 2 चैप्टर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। चलो जी इन चैप्टर में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए भैया, ये देखेंगे आप, सबसे पहला चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा यात्रियों के नजरिए, है ना। पहले चैप्टर का नाम क्या है इसमें, वैसे तो चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन सेकंड बुक का चैप्टर नंबर हमारा रहेगा ये फर्स्ट। ठीक है, तो ये है यात्रियों के नजरिए। अच्छा, नाम से ही कुछ समझ में आता है, यात्रियों के नजरिए मतलब कि इस चैप्टर में कुछ विदेशी यात्री आएंगे, मतलब चैप्टर में नहीं आएंगे, भारत में यात्रा करने आएंगे, और भारत में वो जिन चीजों को देखेंगे उसका वर्णन किसमें करेंगे, अपनी किताबों में। तो उनका नजरिया कैसा था भारत को लेकर, यात्रियों का, जो विदेशी यात्री 10वीं से 17वीं सदी में यात्रा करने भारत आए थे, उनका भारत को लेकर क्या नजरिया था, उसी का वर्णन ये चैप्टर करता है। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है भाई ये। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 है भक्ति सूफी परंपराएं। अब भैया भारत में हिंदू धर्म की बात कर लो, इस्लाम धर्म की बात कर लो, मध्यकाल में इस्लाम धर्म का आगमन होता है इसी समय काल में। तो दोनों ही धर्म में बहुत सारी कमियां होती है, उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ भक्ति संत उभर के सामने आते हैं, है ना। भक्ति संत में अलवार नयनार संत थे हमारे, कबीरदास जी का नाम आपने सुना होगा, गुरु नानक देव का नाम सुना होगा, मीराबाई का नाम सुना होगा। उन सबके बारे में भाई चैप्टर में समझने को मिलेगा, है ना। सूफी परंपरा, इस्लाम धर्म में जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश सूफी संतों ने की थी। जैसे कि आप पीर बाबा की बात कर लेते हैं हम। पीर बाबा आपको पता है कौन होते हैं, तो सूफी संत ही होते हैं वो, है ना। उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका इतिहास समझने को मिलेगा। और इस चैप्टर का समय काल क्या है, 8वीं से 18वीं सदी। ठीक है, ये हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 क्या है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। देखो भैया एक चीज और बताना चाहूंगा, अक्सर भारतीय इतिहास में सिर्फ उत्तर भारत का जो इतिहास है उसको तो बहुत बढ़ाया गया, बहुत बताया गया उत्तर भारत के इतिहास को, दक्षिण भारत को इग्नोर कर दिया।
दक्षिण भारत का इतिहास भाई ज्यादा हमने पढ़ा नहीं कभी, लेकिन 12th क्लास में आपको दक्षिण भारत का एक जो बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य है जिसको हम बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य, ठीक है भैया, विजयनगर साम्राज्य का इतिहास 14वीं से लेकर 16वीं सदी के दौरान का इतिहास रहेगा। विजयनगर साम्राज्य के उदय, विस्तार और इसके पतन की पूरी कहानी आपको समझने को मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है जी, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8 की बात कर लेते हैं हम। देखिए जी, चैप्टर नंबर 8 है किसान, जमींदार और राज्य, ठीक है। ये कृषि समाज और मुगल साम्राज्य का वर्णन करता है चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में आपको समझने को मिलेगा मुगल ग्रामीण समाज का इतिहास। वैसे तो चैप्टर नंबर जो 9 था, पहले की मैं बात कर रहा हूं, जो पुराने बुकों में जो चैप्टर नंबर 9 आपको देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 9 इसको डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ये चैप्टर मजेदार था, अच्छा चैप्टर था, क्योंकि इसमें मुगल वंश का इतिहास पढ़ाया गया था। मुगल वंश के जो शासक थे उनके बारे में बताया गया था। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमें मुगलों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें तो शिवाजी के बारे में पढ़ना है। मैं ठीक है, मैं मानता हूं कि ठीक है भाई, लेकिन आप सोचें कि अगर शिवाजी महाराज का इतिहास आप जानना चाहते हैं तो क्या मुगलों के इतिहास को समझे बिना आप उसको समझ सकते हैं? क्योंकि शिवाजी महाराज जी ने किनको हराया था? मुगलों को हराया कई युद्धों में, ये बात आप जानते हैं। तो मुगलों का इतिहास भी पढ़ाना तो जरूरी है भाई। मैं इस बात को भी एग्री करता हूं कि शिवाजी महाराज जी का इतिहास होना चाहिए, लेकिन मुगलों को आप पन्ने से हटा दोगे इतिहास के पन्नों से, ये चीज भी गलत है भाई, ठीक है। तो आप लोग अपना सजेशन भाई कमेंट में बता सकते हैं, आप लोग इसको लेके क्या सोचते हैं। चलिए जी, तो ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से जो हमारा ये आपका जो 8वां चैप्टर रहेगा वो मुगल ग्रामीण समाज का वर्णन करता है ना। मुगल ग्रामीण समाज में पंचायत व्यवस्था का वर्णन करता है, महिलाओं की क्या स्थिति थी उसका वर्णन करता है, ठीक है। इसके अलावा जमींदारों की क्या भूमिका होती थी, ग्रामीण क्षेत्र से राजस्व कैसे एकत्रित किया जाता था, इसका वर्णन ये चैप्टर करेगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये भी, ठीक है। आगे आते हैं जी, आगे आते हैं, एक सेकेंड, आगे आते हैं। हाँ जी, आगे हमारा आ गया है भाई, भाग 3 में आ गए हैं। भाग 3 में आप देखो भाई, भाग 3 में क्या है, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 9। पुराने बुकों में चैप्टर नंबर 10 है, आपको मालूम होगा। तो इसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। ये जो चैप्टर है वो भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, उन्होंने भारत में टैक्स एकत्रित करने के लिए बहुत सारी नीतियां अपनाई, उसका वर्णन करता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखो जी, मजेदार चैप्टर तो भाई ये भी है। सारे चैप्टर, मैं तो कहूंगा भाई सारे चैप्टर मजेदार है, अपना हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है तो मेरे लिए तो सारे मजेदार है। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों का आगमन हुआ, उन्होंने किसानों का किस तरीके से शोषण किया, थोड़ा सा इमोशनल भी कर देगी भाई ये चैप्टर, ऐसा है कि इमोशनल भी आपको कर दे, है ना। तो ये चैप्टर मजेदार तो रहेगा ही रहेगा। चलिए जी, 10वें चैप्टर की बात कर लेते हैं। 10वां चैप्टर है विद्रोही और राज, है ना। विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन, उसका व्याख्यान। ये जो चैप्टर है वो 1857 की जो पहली क्रांति थी, स्वतंत्रता संग्राम की जो पहली क्रांति थी, उसका वर्णन करता है। क्या कारण थी, अफवाहों का क्या योगदान था, है ना, किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था, असफल होने के क्या कारण थे, इस अंग्रेजों ने इसको कैसे खत्म किया, उसका वर्णन करता है ये चैप्टर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर है 11, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो चैप्टर के नाम से समझ चुके होंगे, 10th क्लास में महात्मा गांधी का पूरा इतिहास, 12th क्लास में फिर से महात्मा गांधी आ गए, आपको फिर से महात्मा गांधी को पढ़ना है। और उन्होंने जितने भी आंदोलन चलाए, चाहे वो शवनी अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसके बारे में आप इस चैप्टर में समझेंगे, इस चैप्टर में जानेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा 12 रहेगा संविधान का निर्माण, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 क्या है, संविधान का निर्माण। अब देखो जी, संविधान का निर्माण से ही समझ में आ रहा होगा कि संविधान को कैसे बनाया गया, संविधान को बनाने में किन किन लोगों का योगदान था। और आपको पता होगा कि संविधान में जितने भी नियम, कायदे, कानून लिखे गए, ऐसे ही कहीं से उठा के नहीं डाल दिया भाई, बहुत ज्यादा विचार विमर्श करके फिर ऐड किया गया। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनके बीच में जो भी डिबेट हुए थे कि भाई पृथक निर्वाचिका को अपनाए या आरक्षण को अपनाए, महिलाओं को आरक्षण दे या नहीं दे, किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनानी चाहिए, इन सबको लेकर बहुत ज्यादा डिबेट हुआ, बहुत ज्यादा बहसें हुई, उसी के बारे में चैप्टर है भाई, ठीक है। तो ये टोटल, वैसे तो भाई हमारे 12th क्लास हिस्ट्री में पहले होते थे कितने चैप्टर, मैंने आपको पहले बता दिया 15, लेकिन अब करने हैं ये जो मैंने आपको 12 चैप्टर बताए हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग,
2025 बोर्ड में आपको सिर्फ इन्हीं 12 चैप्टर्स को रेडी करने हैं। इन्हीं 12 चैप्टर को अच्छे से आप तैयार कर लो और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दो। ठीक है, अब देखो भैया बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि भैया एनसीईआरटी में और क्या क्या चीजें हैं। देखो एक तो एनसीईआरटी में मेन लाइनें होती है। चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूं। जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे, अगले पेज पे मैंने क्या डाल दिया आप लोगों के लिए। देखो एनसीईआरटी बुक को देखोगे तो भाई मेन लाइनों के अलावा जो एनसीईआरटी की जो मेन लाइनें हैं उसके अलावा आपको इस रंग में, ये 3 रंग में आपको अलग अलग बॉक्स देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इन बॉक्स का क्या योगदान है भाई, इन बॉक्स को करना है या नहीं करना। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि भैया बॉक्स करे या नहीं करे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा भाई देखो यहां पे क्या लिखा है, ये सामग्री परीक्षा में मूल्यांकन हेतु नहीं है। ऐसे 4 तरह के बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये 3 बॉक्स तो ये रहा, और साथ ही साथ एक बैगनी रंग का ये बॉक्स आपको मिलेगा जिसमें स्रोत दिए होते हैं। स्रोत है ना, सोर्स जो भी होगा उसके आधार पे यहाँ पे बॉक्स बनाए जाते हैं इसको। वैसे तो यहाँ पे लिखा है कि ये परीक्षा में मूल्यांकन हेतु नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से एमसीक्यू का पैटर्न आया ना, जब से एमसीक्यू का पैटर्न आया है, 21 एमसीक्यू आपके बोर्ड में एग्जाम में आ रहे हैं। 21 में से 3 से 4 एमसीक्यू क्वेश्चन इन्हीं बॉक्स में से होते हैं, इन्हीं बॉक्स में से। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इन बॉक्स को भी आप कर लेना भैया। एमसीक्यू जरूर आएगा यहां से, जितने भी एमसीक्यू है 21 में से कम 4-5 3 क्वेश्चन आपको इस बॉक्स में से देखने को मिलेगा। तो ये सारे बॉक्स कर लेना, आप लोग पढ़ लेना, बाकी मैं भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी बुक को रीड करते समय इन्हें आप मत छोड़ देना, नहीं तो फंस जाओगे भाई। एमसीक्यू में आप जरूर फंस जाओगे। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा बहुत सारे बच्चों का भाई मन में मतलब सवाल होता है कि भैया ये एक सेकेंड, हाँ जी आगे आ जाते हैं। यहां पे मैप के लोकेशन दे रखे हैं। वैसे तो भैया देखो मैप हमारे 5 नंबर के आएंगे, पूरे 5 नंबर में फिक्स करा दूंगा, 1 नंबर भी मैप में नहीं कटने दूंगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। मैप जैसे चैप्टर खत्म करवाऊंगा उसके बाद हर चैप्टर के मैप भी करवाता चलूंगा, साथ ही साथ हर चैप्टर के मैप हम कर लेंगे। तो इसको हम रहने देते हैं। लेकिन अगले पेज पे आप देखेंगे, अगले पेज पे आपको क्या दे रखा है, अगले पेज पे आपको दे रखा है पेपर का पैटर्न। मैं इसको इधर कर देता हूं, थोड़ा साइड करना पड़ेगा मेरे को ताकि मैं आप लोगों को पेपर के पैटर्न को समझा सकूं। थोड़ा नीचे है लेकिन आप इसको देखिए समझे पेपर का क्या पैटर्न रहेगा। देखिए जी, सबसे पहले 3 बुक है यहाँ पे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो हमारा पेपर का पैटर्न होगा ना उसमें मैं आपको बता दूं, सेक्शन ए जो हमारा रहेगा, सेक्शन ए में 21 एमसीक्यू होंगे। कितने? 21 एमसीक्यू। और मैं आपको बताना चाहूंगा 21 एमसीक्यू में से तीनों बुक से 7-7 एमसीक्यू आएंगे। तीनों बुक से वेटेज बराबर है एमसीक्यू का, तीनों ही बुक से बराबर 7-7 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अब आइए जी सेक्शन बी की बात कर लेते हैं हम। जो हमारा सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन बी में आपके 6 क्वेश्चन आते हैं भाई, और ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। कितने मार्क्स वाले? यहाँ पे देखो 3 मार्क्स वाले हैं, 6 क्वेश्चन है। तीनों ही बुक से 2-2 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे लिखा भी है देखो, तीनों बुक से 2-2 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स वाले। और ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें लगभग 3 नंबर का है तो कम से कम 4-5 पॉइंट आपको लिखने होते हैं। ठीक है, लगभग 70-80 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने होते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भाई देखो, सेक्शन सी जो हमारा रहेगा, सेक्शन सी में 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेके चल रहे हो ना, सबसे ज्यादा मेहनत आपको 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ही करनी है, सबसे ज्यादा। अब देखो हर एक बुक से आपके 1-1 क्वेश्चन होंगे, तीनों बुक से 1-1 क्वेश्चन डाल रखा है। लेकिन 8 नंबर वाले में हर क्वेश्चन में ऑप्शन होगा। हर क्वेश्चन में अगर पहले बुक से जो आपका पहला मान लो 8 नंबर का क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो फर्स्ट बुक से आए, तो फर्स्ट बुक से ही दूसरा ऑप्शन उसमें दिया होगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। अगर सेकंड बुक से क्वेश्चन आया तो सेकंड बुक से एक होगा, तो उसके ऑप्शन में सेकंड बुक दूसरे से किसी सेकंड बुक के किसी चैप्टर से होगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। तो ये बेनिफिट मिल जाता है कि भैया ऑप्शन मिल जाते हैं आपको 8 नंबर वाले क्वेश्चन में, ये बेनिफिट है हमारे लिए। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत आपको इसी में करनी है। कैसे लेने हैं 8 में से 8 सब बताऊंगा, ठीक है। ऐसा तरीका बता दूंगा 1 नंबर भी एग्जामिनर आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में नहीं काटेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो सोर्स आपको मैंने दिखाया था वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो सोर्स लिखा होगा उसी में से छांट के आपको आंसर करने होते हैं।
लेकिन इसके भी भाई, इसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी। 12 नंबर का है पूरा। देखो, जिन बच्चों को पास, जो बच्चे सिर्फ पास होने की सोचते हैं ना, उनके लिए तो रामबाण है भाई ये। हम 12 नंबर पूरे ले सकते हो, फ्री के होते हैं ये नंबर। अब सोर्स दिया होगा, सोर्स को पढ़ना है और उसमें से आपको आंसर स्टार्ट के लिखने होते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते, तो वही है कि भाई थोड़ा सा दिमाग तो लगाना होगा। तिगरम तो चाहिए, दिमाग तो चाहिए, है ना। हर चीज में दिमाग लगता है भाई। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मतलब बहुत सारे आप लोगों से सुनोगे कि भाई आर्ट्स का मतलब आर्ट्स सब्जेक्ट आपने ले लिया, आर्ट्स स्ट्रीम ले लिया, कुछ नहीं अब जिंदगी में तुम्हारे, कुछ नहीं करना, जाके रिक्शा चलाओगे, मोमो का रेडी लगाओगे, ऐसा आप सुनते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, आर्ट्स स्ट्रीम में बहुत स्कोप है। मैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो भी बना दूंगा जिसमें आप 12th के बाद आर्ट्स में किस किस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। क्या कुछ मतलब कैरियर ऑप्शंस आपको आर्ट्स स्ट्रीम में देखने को मिल जाएगा। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं ऐसे एक वीडियो बना भी दूंगा, है ना। ठीक है, देखो मैं चाहता हूं कि मेरे से पढ़ने वाले स्टूडेंट कम से कम मेहनत करने की आदत डाल ले। मेरे को नहीं मालूम कि भाई आर्ट्स लूंगा, कॉमर्स लूंगा या साइंस लूंगा तो ही मैं या फिर मेरे स्टूडेंट जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। मैं तो भाई आर्ट्स स्ट्रीम से ही पढ़ा हूं, या फिर कोई अगर आर्ट्स लेता है तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, या फिर कॉमर्स लिया है तो ही अच्छा कर पाएगा, या साइंस ही लिया है तो ही अच्छा कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो मेहनत करेगा वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि भैया हिस्ट्री पढ़ के मेरे को क्या बेनिफिट हो जाएगा, मैं क्या कर लूंगा अपनी लाइफ में। देखो यार, ऐसे तो आप अगर कॉमर्स के बिजनेस स्टडी भी पढ़ लो, है ना, करने को आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ दिमाग लगाते हो उसी चीज में, कुछ नया ढूंढ के लाते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो। और कम से कम आप एफर्ट्स लगाओगे। अगर 100 आउट ऑफ 100 का आप टारगेट रख के एफर्ट्स लगाते हो और 100 में से 100 नंबर लेके आते हो, उसके लिए बहुत मेहनत करते हो, तो ये जो मेहनत करने की आदत है यही आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगी। भले ये सब्जेक्ट आपको पैसे कमा के ना दे, है ना, लेकिन ये जो मेहनत करने की आदत है, वो 100 में से 100 के लिए आपने जो मेहनत किया है वो आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो मेहनती बनो यार, हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए जी, ये तो हो गया हमारा सोर्स बेस्ड, जो हमारा सेक्शन डी रहेगा। सेक्शन डी में टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, है ना। 4-4 नंबर के आपके टोटल 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, स्रोत आधारित क्वेश्चन। अब ये टोटल आप देखेंगे तो टोटल आप मार्क्स काउंट कर लेना, 21, 18 का ये हो गया, 24 का ये हो गया और 12 का ये हो गया, यानी कि 75 बन जाते हैं। और 5 नंबर का आपका क्या रहेगा, मैप रहेगा। 5 नंबर का मैप ऐसा करवा दूंगा, 1 नंबर भी कटने नहीं दूंगा, कहीं से 1 नंबर भी नहीं कटेगा। 5 नंबर मैप का फिक्स हो जाएगा। 80 इधर ले लो और 20 इधर ले लो भाई। इंटरनल जो असेसमेंट आपके होते हैं, जो प्रैक्टिकल होता है, प्रोजेक्ट वर्क है, वो 20 नंबर के, है ना। तो 80 इधर कर दो। 80 में तो 80 के लिए तो भाई मैं मेहनत करवा ही रहा हूं, ठीक है। प्लस में 20 नंबर आपके स्कूल के टीचर के हाथों में, तो भाई स्कूल के टीचर से अच्छा बना के रखो, ठीक है। अच्छा क्या यार, मैं तो चाहता हूं कि भाई टीचर और स्टूडेंट के बीच में बनाना क्या है, रिलेशन अच्छा होना ही चाहिए। आप रिस्पेक्ट करें टीचर के, गुरु है आपके, है ना, उनकी बातों को माने। वो जिस रास्ते पे आपको चलने के लिए कह रहे हैं आप उसको जरूर चले, क्योंकि अनुभव है, नॉलेज है उनके पास। अब देखिए टोटल हो गया भैया 100, है ना। तो 100 नंबर का ये आपका हिस्ट्री का पेपर हो जाएगा। और ये आपका सिलेबस का वीडियो था। उम्मीद करता हूं आप लोग सिलेबस को जान चुके होंगे, चैप्टर्स को जान चुके होंगे, और अब आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुट जाएंगे। देखो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हम 2025 बोर्ड की तैयारी कैसे शुरू करें, क्या सही तरीका होना चाहिए, कुछ टिप्स और ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो भी बनाए। तो अगला वीडियो उसी टॉपिक पे होगा। साथ ही साथ मेरे अलावा मेरी पूरी टीम, रोशन साई स्टडी पॉइंट की पूरी टीम आप सभी के लिए अब लगातार वीडियोस बनाती रहेगी। हमारे पास डिजिटल बोर्ड मौजूद है, हमारे पास और भी जो भी रिसोर्सेज मेरे पास नहीं था सब मौजूद है। स्टार्ट किया था एक छोटे से फोन से, 8000 का रेडमी का फोन था, लेकिन आप लोगों के प्यार मोहब्बत और सपोर्ट की वजह से आज बहुत कुछ है, जैसे कि हम आपके लिए बहुत बेहतर कंटेंट बना सकते हैं और बनाएंगे भाई, बिल्कुल बनाएंगे यार, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब जो भी आपके फ्रेंड है जिनको सिलेबस के बारे में जानना है, हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जानना है, उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल जरूर रखिए। धन्यवाद।